नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो दुनिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा गाइस। हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे हर परिवार जो मेंबर्स हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और चाहे वो छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, है ना, संसार में कितना भी नाम क्यों ना हो उस कंपनी का, वो अब चेंज होने वाली हैं। यहाँ तक कि उसके एम्प्लॉय भी चेंज हो जाएंगे और यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज भी एनहेंस होगी। वो बस एक ही चीज़ से होगी, वो आप जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया काम कर रही है और दुनिया में देखा जाए सबसे पहले अगर इस पर काम किया तो ब्रिटेन ने काम किया और ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट जो है ऑर्गेनाइज किया था 2023 में गाइस। याद रखना, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट रहेंगे इसमें। एआई से रिलेटेड सारे यहाँ पर फैक्ट होंगे गाइस, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे एंड अवेयरनेस से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो गाइस। आर्टिफिशियल सेफ्टी इंटेलिजेंस समिट जो हुआ था, सेफ्टी मतलब कुछ एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम सबमिट करें सेफ्टी को लेकर। हम एआई के बारे में जान चुके हैं, लेकिन एआई कितना खतरनाक है, किन किन पॉइंटों में ये डैमेज कर सकता है इकोनॉमी को और कहाँ का ये एडवांटेज दे सकता है, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज पर ब्रिटेन ने पहली समिट जो है सेफ्टी समिट ऑर्गेनाइज की थी 2023 में। देन फिर इसको साउथ अफ्रीका में 2024 में भी इसको सेफ्टी समिट के तौर पर इसका एक तरह से एक्शन वाला वहाँ पर हुआ था, है ना, सेफ्टी समिट वाला मतलब काम किया था। समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में और वहाँ भी कई सारे टॉप दुनिया के लीडर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और एआई के बारे में उन्होंने जाना और दुनिया को बताया गाइस। अब 2025 फरवरी को 11 फरवरी को 2025 को एआई समिट हुआ है, एक्शन वाला एआई समिट जो हुआ वो पेरिस में हुआ है, जिसमें लगभग 90 देश जो हैं शामिल होते हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन है और बाकी चाइना, अमेरिका और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से भी कई कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है एआई समिट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो क्रेडिट मिला है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने डिप्टी चेयरमैन के मतलब रोल प्ले किया। वैसे भाई प्रेसिडेंशियलिज्म या चेयर्ड बाय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेयर्ड किया, मतलब अध्यक्षता की सी उसकी, चेयरमैन रहे थे समिट के और डिप्टी चेयरमैन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो सह अध्यक्षता करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है भारत देश को। और अगली जो नेक्स्ट एआई समिट होगा वो भारत में होगा, ये सबसे बड़ी बात है। हर साल ये एआई समिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि एआई एक नया फीचर्स लेके आया है, एआई नए क्लासिफिकेशन लेके आया है, नई थ्योरी लेके आया है, नई इनोवेशन, आइडियाज़, क्रिएटिविटी लेके आया है और दुनिया इस पर पूरी तरह से काम करने लग चुकी है। डेवलपमेंट कंट्री, चाहे डेवलपिंग हो चाहे अनडेवलप हो, सभी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ एआई आए और एआई के तरीके से काम शुरू हो। तो ये सभी देशों के लिए मतलब बेनिफिशियरीज काम है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि एआई के आने से जॉब भी चली जाएंगी। जी हाँ गाइस, जॉब भी जाने का पूरा परसेंटेज है। आज की डेट में 238 करोड़ लोग जो हैं दुनिया के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट नंबर बताऊं, 238 करोड़, 238 करोड़, मैं पूरी दुनिया का डेटा बता रहा हूँ। इतने लोग मतलब जॉब कर रहे हैं। इनमें से अगर 40% निकाल दिए, 40% बेघर हो जाएंगे, होमलेस, जॉबलेस हो जाएंगे ड्यू टू ऑफ एआई के कारण वो बेघर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब लगभग 107 करोड़ लोग जो हैं मतलब जॉबलेस हो जाएंगे एआई के कारण गाइस। अब एआई आज के दौर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हर देश के लिए, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नंबर जो हैं वो घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब पेरिस में 11 फरवरी 2025 को ये समिट हुआ था, तो वहाँ पर 12.5 मिनट का उनका लेक्चर भी हुआ था और 12.5 मिनट के लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एआई के बारे में बहुत कुछ कहा।
AI एक प्रश्न पत्र लिख रहा है, एक लेख प्रस्तुत कर रहा है, हर देश के लिए, मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर AI हर देश प्रोपोगेट कर रहा है AI को, तो वहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहीं कहीं सेक्टर में घटेंगे तो कहीं कहीं सेक्टर में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे भी, बिकॉज AI एक स्किल की तरह काम करेगा। जैसे आज हम लीडरशिप पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग्स पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, आप मनी मंत्रा के बारे में पढ़ते हैं, है ना, मीडिया लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे स्किल्स पार्ट हैं जो स्कूल्स में या अलग टेक्निकल तौर से ये स्किल्स टेक्निकल के तौर पर कराए जाते हैं, स्पेशल क्लास भी ली जाती हैं और स्कूल कॉलेजों में भी इनकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। इसी तरह से AI की भी क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी स्कूल कॉलेजों में, और यहाँ तक इसका स्पेशल कोर्स भी कराया जाएगा। उनके बारे में बताया जाएगा AI कैसे वर्क करता है। AI कंप्यूटर का पार्ट है, एक स्किल का पार्ट है। जो AI जानेगा उसी को आगे प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उसको नौकरी में वरीयता दी जाएगी। इसलिए भारत देश इससे पीछे नहीं रहा, क्योंकि भारत देश आपको पता है 1100-1200 साल गुलाम रहा किसी भी ताकत का, और वो पीछे हटना नहीं चाहता। इसलिए भारत ने पेरिस में जाकर डंका बजाया। प्रधानमंत्री की जो लेक्चर था उससे इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ खुश हुए और काफ़ी लोगों ने तालियां बजाईं, क्योंकि एक बेहद और एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ 90 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे उनके सामने ये मैसेज डिलीवर किया, और बहुत ही ज़्यादा इनका भाषण जो स्पीच थी वो इम्प्रेसिव स्पीच हुई। मतलब इंटरनेशनल चीज़ों पर देखा जाए, मोदी जी ने AI के बारे में अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है ना। वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कई सारे प्रिंट न्यूज़ सोशल मीडिया पर उनके भाषण को वायरल किया गया है और लोग उनसे सीख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा उन्होंने बोला AI के ऊपर, है ना। इसलिए भारत पीछे नहीं हटना चाहता है गाइस। हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है, मतलब वेरी 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 क्रूशियल पॉइंट है ये हमारे लिए, है ना, कि हम वहाँ जाकर उसको एडप्ट करें और अपने इंडिया के अंदर कोने कोने तक AI की नॉलेज को हम लोग प्रचार प्रसार करने में लग जाएं। आपको पता है जब ब्रिटेन के हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे, कॉलोनिज्म, यहाँ पर एम्पायर, डोमिनेंट पावर सब कुछ था ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने 1881 में आपको पता है फैक्ट्री एक्ट लेके आए थे। तब हम इतने अवेयर नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो विदेशियों की ताकत यहाँ पर हुकूमत थी, और हमारी जो भारत की लैंड थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी। लंबा भाषण हो जाएगा, मैं तो बस थोड़ा बताना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर लैंड थी भारत की लैंड जो थी। तो वहाँ पर 1881 में एक एक्ट आता है। अब 1881 में एक्ट आ जाता है और उस एक्ट में कई सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमारे भारतीयों को फॉलो करने पड़ते हैं। देन अगर आज़ाद के बाद, है ना, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब 1948 में आज़ादी के बाद पहला फैक्ट्री एक्ट आता है। उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन जो है लागू की थी। तो मतलब हम तो मोहताज थे, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत सारे थे। हम टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर टेक्नोलॉजी जानते थे या हमारे को नॉलेज होती तो हम तो 1857 का रिवॉल्ट जीत लेते और हम तभी आज़ाद हो जाते, या उससे पहले भी आज़ाद हो जाते। कई सारे मूवमेंट हुए थे, कई सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए थे, पीजेंट मूवमेंट हुए थे, और कई सारे संथाल मूवमेंट हुए थे, कई सारे सन्यासी मूवमेंट हुए थे, सिविलियन मूवमेंट हुए थे। हम वहीं पर आज़ाद हो जाते अगर हमारे पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती गाइस। इसलिए भारत AI को प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि शुरुआत अभी हो चुकी है। 2023 में मैंने बताया फर्स्ट जो समिट हुआ वो ब्रिटेन के अंदर हुआ। वो भी किस नाम से हुआ, सेफ्टी समिट के ऊपर। सब लोग इससे डर रहे थे कि AI से बहुत नुकसान होगा। मानते हैं नुकसान होगा, लेकिन जब AI का टीचर्स होंगे, AI के रोबोट्स होंगे, तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं 2050 तक 100 करोड़ रोबोट्स तैयार हो जाएंगे गाइस। रियली इनक्रेडिबल न्यूज़ है। आप 2050 तक 100 करोड़ रोबोट ये तैयार कर लेंगे और टीचर्स ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले टाइम में 2030 में 107 करोड़ लोगों की जॉब चली जाएगी। अब भाई क्या कह सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्री खुद बोल रही है कि वो मानते हैं कि हाँ थोड़ा एम्प्लॉयमेंट घटेगा, लेकिन AI के आने से वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भी। कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप होंगे। अगर बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, अपने आप को स्किल्स में डेवलप करेगा, स्कूल कॉलेजों में अच्छा स्पीच देगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी उसकी, देन उसको जॉब मिल जाएगा, है ना। इतना कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो AI की नॉलेज रखेगा। जैसे आज सब कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आज सब मोबाइल चलाना जानते हैं, आज सब ईमेल करना जानते हैं, आज सब अपनी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
पर ट्वीट करना जानते हैं तो एआई यही एक एआई है। बस उसको एक ड्राफ्ट, एक बेस स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं उसका, ताकि एक पूरी तरह से सुलझा हुआ रोबोट हमारे सामने आ जाए तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे कंप्यूटर क्रांति आई थी, मोबाइल क्रांति आई थी, ऐसे ही अब एआई क्रांति भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर डंका बजा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी बड़े बड़े सेक्टरों में भूचाल आ जाएगा। इकोनॉमी पहले गिरेगी, फिर धीरे धीरे ये बूस्ट होगी। मैं मानता हूँ कि भाई अचानक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा एआई के आने से। एआई के आने से नंबर ऑफ एम्प्लॉय घट जाएंगे, सेक्टर्स डाउन हो जाएंगे, इकोनॉमी सेक्टर डाउन हो जाएगा और वहाँ देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी डाउन हो जाएगी। इतनी जल्दी डेवलपमेंट नहीं होगा, लोगों को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2050 तक इन्होंने टारगेट दे दिया है कि भाई 100 करोड़ रोबोट्स जो हैं, 100 करोड़ डेवलप करने का टारगेट दे दिया गया है। 2050 तक का टारगेट है। तो 100 करोड़ रोबोट्स जो हैं वो आपके घरों की सफाई करेंगे, आपके घरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाएंगे, है ना, रोबोट बनकर, और कॉलेजों में पढ़ाएंगे। कहीं सबमिट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो बिल्कुल एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हैं वही ही होस्ट करेंगे, वही भी कम्युनिकेट करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। मतलब आने वाले समय में इंसान सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल खिलौने बनाने में करेगा और वो खिलौना हमारे रिमोट कंट्रोल से चलेगा। याद रखें, मतलब यहाँ पर हमारा दिमाग सिर्फ मशीनों के बनाने में लगेगा और मशीन को बनाने के लिए आप जानते हैं एक लैब चाहिए, स्टाफ चाहिए, कितना चाहिए, कितने मशीन तैयार करनी है। आपने देखी होगी फिल्म आई थी रोबोट 1 भी आई थी, रोबोट 2 भी आई थी। जो फिल्में बनती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। आने वाले टाइम पर रोबोट्स ही दुनिया चलाएंगे और दुनिया चलेगी तो आप समझिए दुनिया बढ़ेगी तो सही, वो बढ़ेगी सिर्फ टेक्नोलॉजी में। जो रिवॉल्यूशन आएगा वो टेक्नोलॉजी का आएगा रिवॉल्यूशन का। यहाँ एग्रीकल्चर की बात, शायद रोबोट एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। जब रोबोट सारा काम प्राइवेट सेक्टर संभालेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर संभालेंगे, एजुकेशन सेक्टर संभालेंगे, एनर्जी सेक्टर संभालेंगे, ट्रांसपोर्ट संभालेंगे, है ना, तो वो एग्रीकल्चर भी संभाल लेंगे। तो आने वाले फ्यूचर में जो पब्लिक बढ़ रही है, ह्यूमन जो बढ़ रही है, इस पर भी थोड़ा आप अपना एक्ट बना दो। एक पब्लिक ना बढ़े, दिनों दिन पब्लिक बढ़ रही है तो पब्लिक का रोल क्या रहेगा फिर? घर में बैठ कर रोटी खाना है और गप्पे मारनी है और क्राइम को बढ़ावा देना है, चोरी चपाटी होंगी और लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, आपस में लड़ेंगे क्योंकि जॉब होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट होंगे, इसलिए रोबोट काम करेगा। अब वहाँ भी रोबोट के अंदर कोई ना कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा चिप लगाएंगे, ताकि वो, अब भाई साथी किसी का पार्टनर नहीं है तो वो एज ए गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है। भाई सब कुछ बिकेगा, अब तो गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी, वाइफ भी मिल जाएगी, है ना, हस्बैंड भी मिल जाएगा, बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा, एज ए रोबोट आपको मिलेगा। मतलब रोबोट आपकी फीलिंग को समझेगा और वो आपको बताएगा, है ना। जैसे आज भी हम बोलते हैं, है ना, गूगल पे बोलते हैं, गूगल प्ले कर देते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं तो वो हम बोलते हैं तो वो सुन लेती है, फटाफट बोल देती है ना। हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बोल देते हैं हेलो एलेक्सा ये बोलो, तो वो अपना बता देती है। तो ऐसे ही एज ए रोबोट का काम आ चुका है, एक एआई का काम दुनिया में प्रचार हो रहा है। और इस बिहाफ पर प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका स्पीच जो है बहुत बढ़िया रही है और पूरे कॉन्फ्रेंस में उनकी ही वाह रही। 12.5 मिनट तक बढ़िया काम किया उन्होंने, अच्छी स्पीच दी और गॉड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किए गए। इमैनुअल मैक्रोन हमेशा उनके साथ रहे और सबसे बड़ी बात ये कि वो इमैनुअल मैक्रोन के बिल्कुल ही बगल में खड़े हैं, राइट हैंड ही खड़े हुए हैं और फर्स्ट लाइन में खड़े हुए हैं। सोचिए, तो ये एक व्यापार है। आप सोच रहे हैं भारत को इतना बढ़ावा क्यों दिया गया? ये एक व्यापार है, ट्रेडिंग है। अब ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं। एआई सबसे ज़्यादा बिकेगा कहाँ? सबसे ज़्यादा सप्लाई इंडिया में होगा। अभी हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास एआई नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे शहरों में एआई काम कर रहा है, लेकिन हमारे को एआई वहाँ से परचेज़ करने हैं और इसके लिए कई लाख करोड़ रुपए भारत जो है जुटा रहा है और एआई को लाने में पूरी कसर कर रहा है भारत, कि भारत में एआई आएगा तो यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन जनसंख्या पर भी एक कानून बन जाए मोदी साहब, बढ़िया रहेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है इतनी, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई काम नहीं। मानते हैं एआई सिर्फ मशीनों को डेवलप करेगा, एआई टीचिंग को, रोड को, है ना, एग्रीकल्चर को,
बाकी मकानों को डिज़ाइन करेगा, आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेगा, आपके साथ बैठेगा, इमोशनल चीज़ों की बात करेगा, है ना, अग्रेसिव भी होगा, नाराज़ भी होगा, आपके साथ खिलौना के साथ भी खेलेगा, आपके साथ भी खेलेगा, सारे काम यही करेगा। फिर मानव का रोल कहाँ चला जाएगा? तो ह्यूमैनिटी यहाँ पर आपको पीछे को दिखने को मिल रही है ना। ह्यूमैनिटी पीछे रहेगी और रोबोट आगे जाने को यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ह्यूमैनिटी पीछे चली जाएगी, रोबोट आगे चल रहा है। तो इस तरह की रेस चल रही है। रेस में हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, हार्ट और ब्रेन दोनों अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो आप समझ सकते हो भाई, जब भी कहीं आप एक पक्षी, एक बर्ड जब रिलेशन बनता है तब जाके एक बेबी पैदा होता है, बर्ड का, जानवर का, इंसान का। जब वो टच में आते हैं तब एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जो है फिजिकली अच्छा रहता है, फिट रहता है, उसके अंदर जान होती है और इमोशंस सारी चीज़ें होती हैं। अब एआई क्या डेवलप करेगा? क्या एआई आने वाले टाइम में एआई काम करेगा? रोबोट्स ही उनके बच्चे होंगे, रोबोट्स ही मम्मी पापा कहलाएंगे। अब मुझे भाई, मैं तो बस यही बात कहूँगा, एआई का भी उतना इम्पोर्टेंस रोल है जितना एक मानव का है ना। जो मनुष्य धरती पर हैं, लगभग 800 करोड़ लोग धरती पर मौजूद हैं, उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? उनके इमोशंस के साथ क्या होगा? इस पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, चाइना, इंडिया जवाब दे सकती है। इस पर भी एक सॉल्यूशन एक दीजिए आप। एआई आने से क्या 800 करोड़ लोगों का फ्यूचर सेफ है? फ्यूचर ही माने, क्योंकि बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक का मैंने काउंट किया है, पूरी दुनिया में इतने पीपल हैं जिनमें से 238 करोड़ लोगों के पास जॉब है। 107 करोड़ जॉब खो जाएंगी 2030 तक एआई आने के कारण। 107 करोड़, जिसमें से लगभग 30 करोड़ भारत से ही चली जाएंगी। बाकी कुछ आप समझ सकते हैं कहाँ पर ये जॉब खोएंगे लोग। वहाँ पर अमेरिका में तो आप देखिए, इलीगल माइग्रेंट की वजह से 8 लाख लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, वो भी इंडियंस। तो भूचाल चल रहा है, बवाल चल रहा है। अपने अनुसार ये तकनीकों को डेवलप करते जा रहे हैं और मानव के पास, इंसान के पास, छात्रों के पास खुद की डिग्री के अनुसार नौकरी तक नहीं है। अब एआई के आने से क्या गारंटी है कि पूरे 101% आप एआई बीटेक कर रहे हो एआई से, कि आपको जॉब मिल जाएगा? इतना प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ जाएगी। एआई सिलेबस को लेने के लिए, एआई कुरिकुलम को लेने के लिए सारी यूनिवर्सिटी दम लगा लेंगी और वो उस बिहाफ पर नंबर ऑफ एडमिशन धड़ल्ले से करेंगी। जैसे एमबीबीएस की सीट बिकती थी, ऐसे ही एआई की सीट बिकने लग जाएंगी। मतलब एक बिजनेस एम्पायर खड़ा हो चुका है इंडिया के अंदर। इसलिए फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका, बड़े बड़े देश इंडिया को रोबोट सप्लाई करेंगे, एआई टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये इनका बहुत बड़ा एक फिस्कल एडवांटेज है जो ये काम कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और पूरा वर्ल्ड यहाँ पर झकझोर कर रहा है अपने आप को कि हम एआई के अंतर्गत पूरी तरह से दुनिया को चेंज कर देंगे। मानव का जो रहन सहन है वो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी सोच भी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कि वो गाड़ी खुद नहीं चलाएगा, उसका ड्राइवर एज ए ड्राइवर रोबोट रहेगा, वो ड्राइवर रहेगा और उसकी सारी जो परेशानी है, दुविधा, सब कुछ एक रोबोट काम करेगा। तो आने वाले टाइम में रोबोट का ज़माना होगा। रोबोट ख़त्म हो जाएंगे तो भगवान कहते नहीं कि एलियंस भी हैं, तो फिर एलियंस आ जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल स्टडीज़ या ह्यूमैनिटीज़ मैं यहाँ दोहराने नहीं चाहता हूँ। आपको पता है कि सब कुछ रिसाइकिल होता है, रिनेंसा आता है एक दिन, है ना, पुनर्जागरण आएगा, सब खत्म होगा, फिर ये दोबारा आएंगे, फिर आएंगे, चलता रहेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, देन फिर आने वाले टाइम में एलियंस आ जाएंगे। एलियंस को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े और कोई ना कोई प्राइमेट्स जन्म लेंगे इस धरती पर और ये साइकिल चलता रहेगा और ह्यूमैनिटी, मानवता ख़त्म हो जाएगी। इंसान इस धरती से गायब ही हो जाएगा, सिर्फ इनका ही बोलबाला रहेगा और कुछ नहीं। तो बस मैं छोटा सा वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। एआई एडवांटेज मैं मानता हूँ 60% है, लेकिन 40% ऐसे स्थिति पैदा कर देगी, गंभीर स्थिति पैदा कर देगी, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है गाइस।
बहुत हार्ड है, क्योंकि 40% डैमेज कर देगी लाइफ को और मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज भी देख लीजिए, विदाउट एआई इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान अकेला होता जा रहा है और अपनी जो सिंपलिसिटी है, अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पा रहा है। इतनी भीड़ में भी इंसान अकेला है। क्या गारंटी है एआई आने से क्या वो एआई को परचेज कर सकता है? रोबोट की इतनी कीमत होगी, वो परचेज ही नहीं कर पाएगा, वो बाई नहीं कर पाएगा। क्या सबके बस की बात है? नहीं। पहले इंडस्ट्रीज खरीदेंगे इसको, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है उसमें काम करेगी एआई, है ना। बड़े बड़े बिल्डर्स उसको परचेज करेंगे, बाई करेंगे उसको अलग अलग कंट्री से, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी। धीरे धीरे इसको मतलब 10 साल लग जाएंगे, तब जाके लगता है कि 50% भारत में आएगा एआई। तो शुरुआत हो चुकी है गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। एआई के आने से जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपने नौकरी ले लो, ना तो एआई ही आपके टीचर बन जाएंगे, वही आपके साथ खेलेंगे, वही इमोशंस के साथ खेलेंगे, वही आपके साथ फुटबॉल खेलेंगे। मतलब अब इंसान अकेला नहीं रहेगा, एआई एज ए टॉय की तरह उसके साथ खेलेगा। मतलब हम बच्चे होंगे, वो हमारे क्या होंगे? फादर होंगे, है ना। काम तो करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अब बस काम वो लोग करेंगे जैसे कि शू मेकर हो गए, जूते बनाने वाले हो गए, कपड़े बनाने वाले हो गए, है ना, लेबर क्लास हो गई, किसान हो गए, बैल के साथ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे ही। तो उस हिसाब से ये लोग का जीवन चलता रहेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है छोटे छोटे लेवल पर, उनका काम चलेगा। कंस्ट्रक्शन लेवल पर भी एआई का काम, मतलब ये सोच रहे हैं वो सारे काम बड़े बड़े लेवल पर एआई काम करेगा। लेकिन छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग लेबर क्लास में वो मजदूर ही रह जाएंगे, जो उनको कुछ मजदूरी मिलेगी। मतलब इंसान आने वाले टाइम में एज ए लेबर क्लास के जीवन को फॉलो कर पाएगा। चलिए, छोटा सा वीडियो था गाइस, और 3-4 मिनट की मैं एक क्लिप सुना दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस ग्रैंड पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिट। और जैसा कि हमने कहा कि 100 से अधिक देश सुंदर पिचाई, आप तमाम जो आईटी से जुड़े जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं, जो दिग्गज हैं, उनको आप देख सकते हैं। और चूंकि भारत को चेयर है इस एआई एक्शन समिट में, इसलिए एक तरफ फ्रांस होस्ट कंट्री और दूसरी तरफ को चेयर के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर है और 100 से अधिक देश जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसा है आज का वर्तमान में एआई, भविष्य में किस तरह का रुख करेगा ये एआई, किस तरह से हमें इससे सीखने की जरूरत है, क्या जनरेटिव हम इस कंस्ट्रक्टिव तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं, क्या इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर हम डिबेट और डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, रूल्स को लेकर, रेगुलेशंस को लेकर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर, ये तमाम ऐसे बिंदु और पॉइंट्स हैं जिन पर की आज बातचीत और आज इस पर चर्चा आपसे कुछ ही देर के बाद होगी। प्रधानमंत्री भी इस प्लेनरी सेशन को आपसे कुछ ही देर के बाद संबोधित करने वाले हैं। हमारे पास जो सूचना आई है, आपसे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और एआई को लेकर जो वैश्विक चिंताएं हैं, उन वैश्विक चिंताओं को भारत किस तरह से एड्रेस कर सकता है या फिर भारत किस तरह का रोल प्ले कर सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं आपसे कुछ ही देर के बाद होंगी। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो तमाम जो नेता हैं और टेक इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तमाम लोग वहां पे पहुंच चुके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पेरिस से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जहां एआई एक्शन समिट में भाग लेने के लिए और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और क्या कुछ भारत इस विषय में सोचता है, एआई को लेकर भारत की क्या सोच है, भारत इस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। Madam President of the European Commission, Mr. Vice President, Deputy Prime Minister, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends, just a quick word to say how delighted we are to welcome you here. Yesterday, many of you had conversations and engaged in dialogue yesterday here at the Grand Palais, which was built for the World Expo
in 1900 and showed how France is committed to progress and science. And it's the first time that this newly renovated pavilion, the Palais d'Antin, has been made open once again to the general public. So it was built, this pavilion was built in 1937. It was Mr. Perrin, who was a Nobel laureate for chemistry, and he was convinced that by demonstrating to the French and to the world what science can do, we could convince them to embrace progress and therefore have science serve the interests of humanity. And I think that is our challenge with artificial intelligence, which is to ensure that these incredible technological innovations with new computing power, that all of the incredible advances of AI and its implications in various sectors be in the interests of humanity in a world that is disrupted by crisis. Thanks to open dialogue, we're lucky enough to have India, the US, China, Europe, the African continent, and the Latin American continent here. We have heads of state and government, researchers, civil society, entrepreneurs, investors, and that gives us an opportunity to engage in dialogue and to advance on this path of understanding science and ensuring that it serves collective progress. I won't be much longer. I'm incredibly pleased to have you here at this summit, which I co-chair with Prime Minister Modi. And so, dear Prime Minister, dear Narendra, I'm actually going to give you the floor now so that we can hear from you and hear